वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेव। स्टडी वेव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े। तो मौलिक अधिकार का यह लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 अपलोड किया जा चुका है, तो लेक्चर 1 आप नहीं देखें तो आप पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर 1 देखें, जिसमें हम बात किए थे कि मौलिक अधिकार के बारे में। तो जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे संविधान के पार्ट 3 में रखा गया है। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम डिस्कस किए थे आर्टिकल 12 से 35 तक, एक ओवरव्यू लिए थे और कौन कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकार है उस सब आर्टिकल्स के बारे में एक ओवरव्यू लिए थे। उसके बाद हम आर्टिकल 12 और अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में डिटेल्स में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, लेक्चर शुरुआत करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसे जान लेते हैं। पहला है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में हम डिटेल्स में से चर्चा किए थे, लेकिन हम फिर देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे ईबीएल एंड ईपीएल। देखिए, ये क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। कुछ स्टूडेंट का मानना होगा कि ईबीएल और ईपीएल दोनों सेम है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हम पहले देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का सिंपल मीनिंग है कि कानून सर्वोपरि है, मतलब कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर क्या है? कानून। रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया, मतलब कानून का ही राज होगा। तो इसलिए जो जस्टिस लेडी होती है, मतलब जो न्याय की देवी होती है, उनके आंख पे देखेंगे पट्टी लगा होता है। इसका मतलब यह होता है कि मतलब न्याय की देवी के सामने में उन्हें यह नहीं पता है कि कौन सा व्यक्ति रिच है, कौन पुअर है, कौन बलवान है और कौन कमजोर है। ठीक है, तो यदि इन्हें पता नहीं होगा तो मतलब कहने का मतलब सिंपल यह है कि जो कानून है वो सबके लिए समान भाव से देखेगा, चाहे व्यक्ति अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बलवान हो, चाहे कमजोर हो। ठीक है, और इनके सामने में जो ये तराजू होते हैं वो हमेशा बैलेंस होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सत्य की है हमेशा जीत होगी, जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्य की हमेशा जीत होगी, इसलिए इनके हाथ में जो तराजू रहता है वो हमेशा बैलेंस होता है। रिच, अमीर, गरीब, समाज के कोई भी व्यक्ति हो, सबके साथ कानून सेम ढंग से व्यवहार करेगा और सबको एक रंग से उसे सजा मिलेगी। तो ये हो गया रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 का अनुच्छेद 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो हम एक एग्जांपल से ईबीएल, इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, ए एंड बी। बी का जो उम्र है वो है 15 साल और ए का जो उम्र है वो है 8 साल। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि यदि 15 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है तो 8 साल का बच्चा, उसे भी स्कूल जाने का अधिकार है। मतलब कानून सबके लिए बराबर है। यदि 15 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो 8 साल का भी बच्चा स्कूल जाएगा। यह कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन वहीं पर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखें तो इसके तहत हमें यह पता चलता है कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है 15 साल का और एक स्टूडेंट है 8 साल का। तो 15 साल के स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वही क्वेश्चन 8 साल के स्टूडेंट से नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव आता है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन कानून सबके लिए इक्वल करने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हम उम्र के आधार पर कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इनके बौद्धिक क्षमता पर कर रहे हैं। मान लीजिए कि यदि 15 साल और 8 साल के बच्चे के साथ बच्चों को सेम प्रश्न पत्र पूछा जाए एग्जाम में, तो इससे क्या होगा कि 8 साल का जो बच्चा होगा उसे एग्जाम में कम मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो 15 साल का स्टूडेंट होगा उसे एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो यह जो भेदभाव होगा वो कानून, उससे हम कह सकते हैं कि जो कानून है वो सब समान नहीं हो रहा है। 8 साल के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, 15 साल के साथ 8 और 15 साल के बाद बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए यह कंसेप्ट इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाया गया है, जिसके तहत हम लॉ के थ्रू, मतलब कानून के सामने में हर एक व्यक्ति के साथ
इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लें कि मान लीजिए कि एक बच्चा है ए और बी, तो फैमिली का एक का उम्र है 15 साल और एक का उम्र है 8 साल। तो एक ही परिवार के यदि दो बच्चे हैं तो फैमिली का क्या कर्तव्य है कि जो इनके पेरेंट्स हैं इनका कर्तव्य है कि इनको घर मुहैया, मतलब इनको रहने के लिए आवास दें, रहने के लिए इनका एक घर हो, उसके बाद उनको पहनने के लिए कपड़ा हो, मान लीजिए। तो ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब 15 साल के बच्चा को यदि उसके परिवार कपड़ा पहना रहा है, कपड़ा दे रहा है, तो 8 साल के बच्चे को भी कपड़ा मिलना चाहिए। ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में देखें तो मान लीजिए कि एक 15 साल का बच्चा 8 रोटी खाता है, तो 8 साल का बच्चा जरूरी नहीं कि वो 8 रोटी खाए, वो 3 रोटी खाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कानून, मतलब उनके हेल्थ को देख करके, कि जिससे कि मतलब दोनों, जो 15 साल का बच्चा और 8 साल का बच्चा, दोनों के लिए कानून सेम। यदि 8 साल का बच्चा को हम 8 रोटी खिलाएं तो क्या होगा, इनका तबीयत खराब हो जाएगा। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो इक्वालिटी प्रोटेक्शन लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें हम कुछ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि कानून के सामने में सब व्यक्ति क्या हो, बराबर हो, और कानून सबके लिए बराबर हो। इसी के लिए हम यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन करके कानून के लिए हम सबको बराबर करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यदि नहीं समझ में आया हो तो इसे एक बार फिर से देखें, जरूर समझ में आएगा। उसके बाद जो आर्टिकल 14 है, ये सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, मतलब जो भारतीय नागरिक हैं और जो विदेशी हैं, दोनों के लिए आर्टिकल 14 लागू होता है। ठीक है, स्टेट का काम है कि सिटीजन्स एंड फॉरेन, विदेशी, दोनों के लिए आर्टिकल 14 लागू करवाना। उसके बाद जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो विधि के समक्ष समता है, वो ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, मतलब विधियों के समान संरक्षण, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यह कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया। तो आपको याद रखना है ब्रिटिश से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ डिटेल्स में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंतर्गत क्या कहा गया। पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति रिच है, अमीर है, और कोई व्यक्ति गरीब है, तो ऐसा नहीं होगा कि अमीर के साथ कुछ छूट दी जाएगी, कानून कुछ अमीर व्यक्ति को छूट देगा या कुछ विशेषाधिकार प्रोवाइड करेगा, यह नहीं किया जा सकता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के तहत। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए क्या होगा, कानून बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जो भी ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स के द्वारा पास किया जा रहा है, वह जो नियम है, जो कानून है, वो क्या होगा, हर एक व्यक्ति के लिए, व्यक्तियों के लिए समान होगा। मान लीजिए कि कोई कोर्ट कोई कानून पास कर रहा है, कोई भी कानून पास कर रहा है, तो वह जो कानून होगा वह अमीर के लिए भी, चाहे बलवान के लिए भी समान होगा, और जो हमारे समाज में, जो हमारे सोसाइटी में गरीब व्यक्ति है, उसके लिए भी वो कानून समान होगा। मान लीजिए कि यदि कोई आदमी मर्डर कर देता है, दो व्यक्ति मर्डर करता है, तो एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है, तो मर्डर के थ्रू कोई मर्डर केस जो लगेगा, और इसके प्रावधान के थ्रू दोनों में जो सजा है, वही सजा अमीर व्यक्ति को मिलेगा और वही सजा गरीब को भी मिलेगा। यह कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के तहत। तीसरा पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति एबव द लॉ नहीं है, मतलब कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, चाहे वह कोई ऑफिशियल मतलब अधिकारी हो, चाहे गैर अधिकारी हो, सबके लिए क्या होगा, कानून बराबर होगा, कानून सेम होगा। ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। इक्वल, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट कर रहा है कि हर एक व्यक्ति के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अभी हम एग्जांपल में समझे थे कि कोई 15 साल का व्यक्ति है और कोई 8 साल का स्टूडेंट है, तो दोनों के सामने में क्या होना चाहिए, दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। 15 साल वाला जो स्टूडेंट है उसके साथ हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं पे 8 साल का जो स्टूडेंट है उनके लिए लोअर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा, दोनों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानूनों के समान अनुप्रयोग जो समान रूप से स्थित हो। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए क्या होगा, कानून का उपयोग समान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए हर एक व्यक्ति के साथ, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। यदि सोसाइटी में मान लीजिए कि कोई पिछड़ा वर्ग है और कोई एक अमीर वर्ग है, तो कानून स्टेट का ये काम है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसे ऊंचा वर्ग के सामने में लाना। हम आगे पढ़ेंगे, देखिए आर्टिकल 14 जो है सो एक विस्तृत जानकारी है। हम आगे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे आरक्षण का कंसेप्ट है, रिजर्वेशन का कंसेप्ट है। रिजर्वेशन जो है सो समाज में जो दबके जो पिछड़े वर्ग हैं उनको उनके उत्थान करने के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया गया था। तो हम ये सारा पॉइंट्स देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जो फॉर्मर इज निगेटिव, मतलब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वह निगेटिव कंसेप्ट है, लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वह पॉजिटिव कंसेप्ट है। जैसे कि हम एग्जांपल में अभी यहाँ पे देखे थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ निगेटिव कंसेप्ट है। निगेटिव क्यों? क्योंकि जो 15 साल का स्टूडेंट बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उस सब के साथ क्या होना चाहिए, सेम व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, 15 साल को कपड़ा मिल रहा है तो 8 साल का भी बच्चे को कपड़ा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखे थे, इसमें हम एक उससे भी मतलब डिटेल स्टडी करते हैं। 15 साल का जो स्टूडेंट है, 8 साल का जो स्टूडेंट है, तो इस दोनों में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए 15 साल वाले बच्चे से हायर लेवल क्वेश्चन पूछेंगे, 8 साल से लोअर लेवल। तो इसलिए हम कर सकते हैं जो इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है यह पॉजिटिव कंसेप्ट है, और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है यह निगेटिव कंसेप्ट है। नेक्स्ट है कि जो राइट टू इक्वालिटी है इसका कुछ अपवाद है। जैसे हम मेनली राइट टू इक्वालिटी क्या कहते हैं, जो समता का अधिकार है वो कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, राइट टू इक्वल होना चाहिए, मतलब समानता का व्यवहार होना चाहिए, सबको सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। लेकिन इसका कुछ अपवाद है और कुछ व्यक्ति को मतलब आर्टिकल 14 का छूट मिला हुआ है। तो हम पढ़ेंगे कि किस किस व्यक्ति को यह इम्यूनिटीज मिला हुआ है उसके बारे में। तो जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनको कुछ इम्यूनिटीज मिला है आर्टिकल 361 के तहत। आपको याद रखना है ये अनुच्छेद 361 के तहत राइट टू इक्वालिटी के थ्रू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को कुछ छूट मिला हुआ है। तो क्या क्या छूट मिला हुआ है ये देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि कोई भी प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने उनके कार्यकाल के दौरान, प्रेसिडेंट का कार्यकाल और गवर्नर का कार्यकाल, तो इन दोनों के कार्यकाल के दौरान कोर्ट में किसी भी कार्य के लिए यह जवाबदेही नहीं होगा। मतलब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट अपना जो काम कर रहे हैं तो इसके लिए यह कोर्ट में जवाबदेही नहीं होगा, या कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर से यह नहीं पूछ सकता है कि आप किस आधार पर यह काम कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of the office। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं किया जा सकता। आपराधिक कार्यवाही का मतलब हो गया क्रिमिनल लॉ। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल लॉ राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ में शुरुआत नहीं किया जा सकता है जब वह उसके कार्यकाल के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जब उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है या उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता है। तो ये सारे इम्यूनिटीज मिला हुआ है प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल 361 के तहत। उसके बाद एक इम्यूनिटीज और है कि राष्ट्रपति के खिलाफ में कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता है। सिविल प्रोसीडिंग्स देखिए, क्रिमिनल एक तो होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल के अंतर्गत कोई ब्रिचुअल घटना आता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी का मर्डर हो जाए तो वो क्रिमिनल केस के अंतर्गत आता है। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत इतने हाई लेवल्स के केस नहीं आते हैं, जो लो लेवल के केसेस होते हैं वो सिविल प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ में कोई भी नागरिक कार्यवाही नहीं किया जा सकता है। तो सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के लिए कोर्ट को सबसे पहले 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा
प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ में, उसके बाद ही उनके खिलाफ में सिविल कोर्ट सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये सब इम्यूनिटीज प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिला हुआ आर्टिकल 361 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। जैसे कि इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट जो संसद में कुछ सदस्य हैं, ठीक है, तो ये सदस्य जो है, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स कोई भी प्रिंट मीडिया में यदि अपना इंटरव्यू छापते हैं या अंदर में संसद के अंदर में जो भी कार्यकाल हुआ है, जो भी मतलब प्रोसीडिंग्स हुआ है, संसद के अंदर में जो भी प्रोसीडिंग्स हुआ है और इस प्रोसीडिंग्स को यदि वह मीडिया के थ्रू आउट कर देते हैं तो इसके खिलाफ में भी कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लागू नहीं किया जाएगा आर्टिकल 361 ए के तहत, ठीक है। देख लेते हैं, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट in respects of the publication in a newspaper by radio or television of a substantially true reports of any proceedings of either house of the parliament or either house of the legislature। मतलब विधानसभा मतलब संसद में और स्टेट का जो भी लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, तो उसके अंदर अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हुआ है उनका यदि वह रिपोर्ट मतलब पब्लिकेशन कर देते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, तो इनके खिलाफ में कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं किया जाएगा। तो ये इम्यूनिटीज मिला हुआ है किन्हें? पार्लियामेंट के सदस्य और लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 ये कह रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी जितने भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया, तो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनको यह अधिकार है कि इस बिल के सहमति में चाहे इस बिल के असहमति में अपना मत दे। तो सहमति में मत दे चाहे असहमति में मत दे, किसी भी चीज में मत दे, इनका यह पूर्ण अधिकार है और इसके लिए इन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति है। तो इसके खिलाफ में कोई भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट में नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ में। कर लेते हैं कि संसद का कोई भी सदस्य को किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसके द्वारा संसद में या उसके द्वारा किसी भी समिति में दिए गए मत के विरुद्ध हो। मतलब बिल के विरुद्ध में यदि कोई मत डाल देता है तो उसके खिलाफ में कोई भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट में नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 105 के तहत। नेक्स्ट इम्यूनिटीज मिला हुआ है जिसमें सेम पॉइंट्स कह रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 194 कहता है कि विधानसभा के कोई भी सदस्य यदि किसी बिल के विरोध में अपना मत देता है तो उसके खिलाफ में अदालत में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी या कार्यवाही के लिए वह अदालत में उत्तरदायित्व नहीं होगा आर्टिकल 194, ठीक है। तो आर्टिकल 194 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर एंड 195 के तहत पार्लियामेंट, दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द फॉरेन सोवरेन रूलर्स, जितने भी सोवरेन रूलर्स हैं, विदेशी रूलर्स हैं, एम्बेसडर हैं और डिप्लोमेट्स हैं, मतलब जो भी शासक, संप्रभुत्व शासक हैं, राजदूत हैं और राजनयिक राजदूत हैं, उसके खिलाफ में कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता है। मान लीजिए कि हम अपने देश के बारे में बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे एम्बेसडर ऐसे हैं जो कि दूसरे देश के, ठीक है। तो मान लीजिए कि इन एम्बेसडर के द्वारा कोई भी एक्ट कर लिए, मतलब कोई भी क्रिमिनल चाहे सिविल एक्ट यदि हमारे देश के बाउंड्री के अंतर्गत कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ में हम कोई भी क्रिमिनल चाहे सिविल कानून अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हम क्या करेंगे, जो भी एम्बेसडर, जो भी राजदूत है, इसको हम अपने उसके देश भेज देंगे, उसके बाद उसके खिलाफ में हम उसी के देश में क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी राजदूत है उनको यह इम्यूनिटीज या छूट मिला हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं कि जितने भी यूएनओ के डिप्लोमेट्स हैं, मतलब जो यूएनओ का मतलब क्या हो गया, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो उसके जितने भी डिप्लोमेटिक जितने भी व्यक्ति हैं उसे भी यह इम्यूनिटीज मिला हुआ, मतलब उसके खिलाफ में भी कोई भी
क्रिमिनल चाहे सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सारा पॉइंट्स था आर्टिकल 14 के तहत। तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, लेक्चर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखें, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उसको एक बार आप खुद से पढ़ें तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। और इससे एक्स्ट्रा मैं लिख के देता हूं कि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 कहता है प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अब यह क्या कहता है आर्टिकल 15, हम यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है, 15 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि हम कुछ आधार पर व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम आर्टिकल 14 में अभी पढ़े थे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें हम क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो सबसे पहले देखिए जो आर्टिकल 14 है यह एक विस्तृत जानकारी है। उसके अंतर्गत आर्टिकल 15 को रखा गया है और इसके अंतर्गत आर्टिकल 16 को रखा गया है। तो आर्टिकल 14 आपको मतलब इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 14, 15, 16 जो है सो एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन जो 14 है वो विस्तृत जानकारी देता है, 15 उसके अंतर्गत कम जानकारी है और 16 उसके अंतर्गत। ठीक है, तो आर्टिकल 15 कहता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कुछ आधार पे। ठीक है, और किस किस आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं वो हम आर्टिकल 15 में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए कोई वुमेन, कोई औरत है, एक पार्लियामेंट, मतलब मान लीजिए जो हमारा पार्लियामेंट है तो उसमें यदि पुरुषों की जनसंख्या क्या है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या क्या है, कम है, तो हम इक्वालिटी करने के लिए, राइट टू इक्वालिटी को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट में जो सीट है उसके कुछ सीट को रिजर्व कर सकते हैं, इसके लिए औरत के लिए। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं आर्टिकल 15 के तहत। पहला पॉइंट कर रहा है कि स्टेट, जो भी राज्य हैं, राज्य का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि राज्य क्या था नहीं था, डिटेल्स में पढ़े हैं, आर्टिकल 12 में भी इसे हम देखे थे। तो आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है इन आधारों पे। कौन से आधार हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब इन 5 आधारों पे राज्य किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, इसके अलावा भेदभाव किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये 5 आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद 2 पॉइंट्स आता है डिस्क्रिमिनेशन और ओनली। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेशन और ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ उसके उनके जाति, धर्म, जन्म स्थान, इसके तरह मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 5 आधारों पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन ओनली शब्द हमें यह सिखाता है कि हम भेदभाव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई हैवी वर्क है, जैसे कि आप मिलिट्री में देखेंगे, मिलिट्री में अब तो फिलहाल जैसे कि मिलिट्री में मान लीजिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, जो हैवी वर्क है, जैसे कि बॉर्डर पे जो सेना की तैनाती होती है, वहां पे जो भी हैवी ड्यूटी है तो उसके लिए पुरुष को रखा जाएगा, न कि महिलाओं को। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यहाँ पे हम महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के अलावा हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनके कार्य पे। जो हैवी वर्क है, जो महिलाएं हैं, उनका शरीर हैवी वर्क के लिए अलाउ नहीं होता, नहीं बना होता है, तो इसलिए हम पुरुषों को उस कार्य के लिए रखते हैं। जैसे कि हम मान लें कि एयर होस्टेस को देखें, तो एयर होस्टेस हो चाहे जो नर्सेज हो, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि नर्सेज और एयर होस्टेस के लिए जो है सो महिलाओं को थोड़ा ज्यादा अधिकार दिया जा सकता है एज कंपेयर टू पुरुष मतलब मेल के जगह हम महिलाओं को इस ऑक्यूपेशन में, मतलब इस कार्य में, नर्सिंग या एयर होस्टेस में हम दे सकते हैं ज्यादा, क्योंकि इसके लिए यह सुटेबल है, इसके लिए यहाँ पे पुरुष सुटेबल नहीं है। तो इस आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है 5 पॉइंट, किसी भी व्यक्ति के साथ हम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है,
अब हम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को हम दुकान पे जाने से नहीं रोक सकते हैं, सार्वजनिक पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकते हैं, हॉस्टल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो इस इन सारे जगहों पे हम किसी भी व्यक्ति को उनके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जाने से नहीं रोक सकते हैं, और यदि ऐसा किया गया तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को यूज ऑफ वेल्स मतलब कुआं का यूज करने से नहीं रोक सकते, टैंक का यूज करने से नहीं रोक सकते, बाथिंग घाट्स पे हम यूज करने से नहीं रोक सकते, रोड और पब्लिक रिसोर्ट में हम किसी भी व्यक्ति को यूज करने से नहीं रोक सकते। मतलब मान लीजिए कि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है और कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, तो इस दोनों व्यक्ति में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि बाथिंग घाट पे जो स्नान घाट है उस पे सिर्फ उच्च व्यक्ति ही नहाएगा और जो निम्न व्यक्ति है वो वहां पे स्नान नहीं कर सकता। तो इस तरह का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन करता है कि द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब कि राज्य के पास यह अधिकार है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, विशेष छूट दे सकता है। जैसे कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कर सकता है, जिससे क्या हो कि इक्वल बने, पुरुष और महिलाओं दोनों जो है सो ये मतलब पुरुष और महिला दोनों इक्वल इक्वल बहुमत है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट में या लोकल लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सीट हैं, उसमें एक इक्वालिटी, जितने पुरुष हो उन्हीं उतना ही महिलाओं हो। तो इनको आरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कुछ सीट आरक्षित कर सकते हैं। और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 15 के तहत। उसके अलावा कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। मतलब कि कोई भी सामाजिक और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से जो भी व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, तो इसके अपलिफ्टमेंट करने के लिए हम कोई कानून बना सकते हैं, जिससे कि जो सामाजिक और एजुकेशनल शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो उसके उत्थान के लिए हम कोई कानून बना सकते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट करने के लिए हम कोई रिजर्वेशन बिल पास कर सकते हैं, जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो भी व्यक्ति हो उसका अपलिफ्टमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स regarding the admission to educational institution including private educational and institution। मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल हो चाहे पब्लिक स्कूल हो, पब्लिक स्कूल मतलब हो गया सरकारी स्कूल और प्राइवेट मतलब हो गया निजी स्कूल। तो जो भी निजी स्कूल और सरकारी स्कूल है, तो इसमें जो भी बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति हैं, चाहे जो भी SC ST क्लास के हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ सीट आरक्षित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट होगा। क्योंकि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए तो रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होता है, लेकिन जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम सीट आरक्षित कर दें, जिससे क्या होगा कि उस व्यक्ति जो शेड्यूल क्लास है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, उसका भी अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। उसके बाद 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2005 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13वां संशोधन किया गया 2005 में, जिसके तहत OBC का कंसेप्ट लाया गया। अदर बैकवर्ड क्लास जैसे कि शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब्स होता था, लेकिन उसके बाद 93rd अमेंडमेंट संशोधन करके OBC एक्ट लाया गया, अदर बैकवर्ड क्लास। OBC के अंतर्गत क्या बोला गया, OBC के अंतर्गत हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं कि OBC के अंतर्गत दो कंसेप्ट आता है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। OBC के अंतर्गत हम कुछ प्रावधान छूट दिए हुए हैं जो भी बैकवर्ड क्लास है, कुछ रिजर्वेशन का प्रोविजंस किए हैं जो भी बैकवर्ड क्लास है। तो इसके अंतर्गत दो पॉइंट्स आता है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो भी नॉन क्रीमी लेयर है उसे रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब पॉइंट्स ये आता है कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन कौन सा व्यक्ति आता है, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी A क्लास का जॉब हो या जिसके पास ग्रुप B का जॉब हो, उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया है। जैसे हम देख सकते हैं, जो भी जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, एसपीएससी, सीईसी और क्या, तो ये सब जितने भी मेंबर्स हैं इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। देखिए क्रीमी लेयर को आप ऐसे याद रख सकते हैं, मलाईदार परत, तो जो मलाईदार परत है उसे आरक्षण नहीं मिलेगा और जो क्रीमी लेयर नहीं है उसे आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है ग्रुप ए क्लास 1 और ग्रुप बी क्लास 2 के व्यक्ति, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में काम करता हो, जैसे कि पीएसयू कर्मचारी हो गया, बैंक कर्मचारी हो गया, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी हो गया, यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी हो गए, तो ये सब जितने भी कर्मचारी हैं ये इसे भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा और इसे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो भी सेना में कर्नल के पोस्ट पे हैं या कर्नल से ऊपर के पोस्ट पे हैं या इक्विवेलेंट पोस्ट, कर्नल के इक्विवेलेंट पोस्ट जो भी नेवी और एयरफोर्स में है उसे भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा और उसे भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो भी हायर पोस्ट पे हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्टिस्ट, ऑथर्स और कंसल्टेंट्स, तो ये सब जितने भी पोस्ट हैं तो इनके लिए ये सब क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा और इसे भी आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन जो 2013 में एक नया प्रोविजन लाया गया और इसके तहत यह बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका आमदनी 6 लाख से ऊपर है, कोई भी व्यक्ति जिसका आमदनी इनकम 6 लाख से ऊपर है उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा और उसे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और जिस व्यक्ति का इनकम 6 लाख से नीचे है उसे रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट्स कंप्लीट करना है। यदि ये लेक्चर समझ में ना आए तो एक बार फिर से देखिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल राइट्स से ही एग्जाम में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो सही लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। यदि कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक कमेंट करें, जो भी अपडेट होगा मैं जरूर करूंगा। थैंक्स वंस अगेन।